गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत के संसाधन पार्ट 5-6 में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, खनिजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम चर्चा करेंगे शक्ति के साधनों पर, उनके वितरण पर, उनके प्रकार, उनके उपयोग तथा उनका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है और वे हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं शक्ति के संसाधन क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आवागमन के लिए और अनेक दैनिक क्रियाओं को करने के लिए शक्ति के अनेक प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे वर्तमान समय में हम लोग कोयला और पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग अपने वाहनों को चलाने में, बड़े बड़े मोटर यानों को चलाने में, ट्रेन को चलाने में करते हैं। और ये शक्ति के संसाधन भी एक प्रकार से साधन का ही स्वरूप है जो हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाते हैं। तो शक्ति के संसाधन का अर्थ यह है कि शक्ति के संसाधन वे साधन जो मानव जीवन को सरल और सुगम बनाते हैं। शक्ति के साधन कहलाते हैं। जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होगी। अब अगर हम शक्ति के साधन कहलाते हैं, अब हम शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण पर हम यह पाते हैं कि शक्ति के संसाधनों को हम दो स्वरूपों में बांट सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका नवीनीकरण या नवीनीकृत, और एक होता है आपका अनवीनीकृत। और इसे आप बोल सकते हैं जैसे नवीनीकृत अर्थ क्या है, शक्ति के वे साधन जिनको हम नवीनीकृत कर सकते हैं, अर्थात पुनः उनको बना सकते हैं और बना करके उनका उपयोग पुनः हम अपने जीवन में कर सकते हैं। उन्हें हम नवीनीकृत स्रोत कहते हैं। और अनवीनीकृत स्रोत का अर्थ है इसको बोलते हैं रिन्यूएबल तथा इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अर्थात शक्ति के इसको लिख सकते हैं हम वे संसाधन जो पुनः उत्पादित किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादित किया जा सके या उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। ऐसे साधन को हम नवीनीकृत साधन करते हैं। जैसे बात करते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा, क्योंकि इनका रिसाइकल हमेशा चलता रहता है। इनका एक साइकिल होता है। जैसे सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश हमें आसानी से उपलब्ध है और उसको हमें प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। इनका उपयोग हम एक लंबे समय तक कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी एक धरती है तो पवन है, हवा है, और उस हवा का उपयोग हम क्या करते हैं, बिजली के उत्पादन में, अनेक जो है संयंत्रों को चलाने में कर सकते हैं। और जल ऊर्जा के द्वारा तो आप जानते ही हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब बात करते हैं अनवीनीकृत की। तो अनवीनीकृत साधनों में वे साधन जो धरती पर कम मात्रा में है, उन्हें बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तथा
जिनका उत्पादन संभव नहीं। अब इसमें आप पेड़ पौधे भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को हम आसानी से रिन्यूएबल कर सकते हैं। अर्थात पेड़ पौधों को हम लगा देंगे, 10-15 दिन बाद, 15-80 वर्ष बाद पेड़ हमारे तैयार हो जाएंगे, हम पेड़ उपयोग करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। इस तरह की लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी और कभी समाप्त नहीं होगी। तो नवीनीकृत साधन और अनवीनीकृत साधन। अब नवीनीकृत साधन को हम अपने दूसरे शब्दों में चलिए मैं दूसरे इसमें बताता हूँ आपको। तो नवीनीकृत और अनवीनीकृत। अब अनवीनीकृत में कौन आते हैं उदाहरण में? उदाहरण में आपका आएगा कोयला और पेट्रोल। कोयला, पेट्रोल, और ये क्या है? ये खनिज है, और ये जो क्या कहते हैं अनवीनीकृत है। अर्थात एक आंकड़ा कहा गया है कि लगभग 43 वर्ष बाद ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, और इनको बचाने के लिए ही एक संकल्पना दी गई है कि इनका कम उपयोग किया जाए। मैंने अभी आपको पिछले से बताया था, इनका कम उपयोग किया जाए और ऊर्जा के नवीन संसाधनों को ढूंढने का प्रयास किया जाए, ताकि कोयला और पेट्रोल का उपयोग हम एक लंबे समय तक कर सकें और आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को हम लोग बोलते हैं संभाव्य परिकल्पना, अर्थात भविष्य के लिए की जाने वाली सोच। आप इसे नोट डाउन करिए। अब ऊर्जा का वर्गीकरण हम अन्य दो रूपों में कर सकते हैं। ऊर्जा अर्थात शक्ति। अभी मैंने बताया शक्ति, तो ऊर्जा बोलिए या शक्ति बोलिए। तो अन्य उदाहरण में हम दे सकते हैं, इनको हम परंपरागत और गैर परंपरागत रूप में भी लिख सकते हैं। अब गैर परंपरागत का मतलब होता है नवीनीकृत, जो ही मैंने आपको बताया, और परंपरागत का मतलब होता है अनवीनीकृत। जैसे हम बात करें परंपरागत की, तो परंपरागत का मतलब होता है कि शक्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य बहुत सालों पहले से करता आ रहा है और वे हमें आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ऊर्जा का वह साधन जिनका उपयोग मनुष्य कई वर्षों से कर रहा है, परंपरागत साधन कहलाते हैं। अर्थात वे हमारी परंपरा में शामिल हो चुके हैं, परंपरागत साधन कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने गांवों में देखा होगा कि पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और गाय के गोबर से बने हुए ऊपर से हम खाना बनाते थे, तो इनको हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये सब हमारे लिए परंपरागत साधन का स्वरूप है। तो हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं लकड़ी, ऊपर, और आज के समय में हम क्या कहते हैं, जो हमारी गैस है, जिसका गैस का इस्तेमाल करना, वो भी हमारे लिए परंपरागत साधन का ही स्वरूप होती है। तो उसका भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब गैर परंपरागत की बात करें कि तो लिखेंगे वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य करना शुरू कर दे और जो समाप्त
ना हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बस समाप्त नहीं होगी, लेकिन जब तक मनुष्य की सभ्यता है तब तक ये साधन हमारे साथ मौजूद है और वे समाप्त नहीं होंगे। और जिनका उपयोग मनुष्य सामान्य जीवन में नहीं करता, बस करने के लिए आवश्यक तकनीक को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे लिए परंपरागत नहीं है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करता। उसको क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आम जीवन में सौर ऊर्जा का उपयोग मनुष्य केवल अपने दैनिक क्रियाओं में सामान्य रूप से करता है, विशेष रूप से नहीं करता। जैसे बिजली के उत्पादन में बहुत ही कम करता है, खाना बनाने में बहुत कम करता है। तो यह हमारे लिए एक परंपरा से हट करके साधन है, इसलिए इसको हम गैर परंपरागत साधन कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण अगर लिखें तो मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो हम लोगों ने अभी ऊर्जा के साधनों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कोयले के बारे में कि ऊर्जा जो गैर परंपरागत साधन, जो परंपरागत देखिए जो कोयला है, कोयला इसको भी हम परंपरागत साधन ही मानेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल मनुष्य काफी लंबे समय से करता रहा। और एक होता है संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन मतलब ऐसा साधन जिसका हमारे पास तकनीक तो नहीं है, लेकिन हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ऊर्जा के विकल्प के रूप में कि जब हमारे पास शक्ति के साधनों की कमी हो तब हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन जैसे हाइड्रोजन एक ऐसा मतलब जो है साधन है जिससे भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, मगर हमारे पास आवश्यक तकनीक का अभाव होने के कारण हम आधुनिक समय में हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के संसाधन के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। तो हाइड्रोजन हमारे लिए संभाव्य शक्ति के साधनों का एक प्रमुख साधन हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात हम करते हैं कोयले की। तो कोयला देखिए, कोयले का उपयोग और कोयले के प्रकार। तो कोयले का उपयोग तो आप जानते ही हैं कि आजकल होटल वगैरह में भोजन बनाने में कोयले का उपयोग भारी मात्रा में किया जा रहा है। और कुछ रेलगाड़ियां भी कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती थी और अब थोड़ा बहुत की जाती है। मालगाड़ी वगैरह कोयले से होती है। तीसरी चीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। चौथा कि बिजली के उत्पादन में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो आप यूँ लिख सकते हैं, रेल में। दूसरा लिख सकते हैं होटलों में क्या बोलेंगे, ढाबा बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं, ढाबा में। और तीसरा हम बोल सकते हैं बिजली उत्पादन में। और चौथा बोल सकते हैं बड़ी मशीनों को चलाने में। और इन तीनों में क्या कहते हैं, ऊर्जा के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। किसका? कोयले का। रेल में ऊर्जा के रूप में, रेल को चलाने के लिए। ढाबा में खाना बनाने के रूप में के लिए। बिजली उत्पादन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में बिजली का कोयले का प्रयोग किया जाता है। अब कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयला 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा है आपका बिटुमिनस कोयला और तीसरा है आपका लिग्नाइट कोयला। अब इन कोयले का वर्णित देखिए, सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, जो काफी उपयोगी और काफी यूजफुल है।
अब कोयले को जो कार्बन वर्गीकरण है, जो नाम है, ये नाम जो है इसके गुणों के आधार पर किया गया है कि इसका जो वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर किया गया है, वो किया गया है कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कि किस कोयले में कितनी कार्बन की मात्रा है और कितना जो है यह हमारे लिए कार्बन की उपस्थिति के आधार पर ही हम बता सकते हैं कौन सा कोयला हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा कोयला कम यूजफुल। यूजफुल तीनों है मगर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनका उपयोग होता है। तो जैसे बात करें हम एंथ्रेसाइट की, तो इसमें 95% जो है कार्बन पाया जाता है, 95% कार्बन पाया जाता है और यह सबसे कठोर होता है। पहली बात तो 95% कार्बन है और यहां लिख सकते हैं हम सबसे कठोर। अब दूसरे कोयले की बात करें तो दूसरे कोयले में 85% तक कार्बन पाया जाता है और ये जो है एंथ्रेसाइट कोयले से थोड़ा कम मतलब कठोर होता है, सेकेंड नंबर पर ही कठोर होता है। अब थर्ड नंबर की हम लिग्नाइट की बात करें तो इसमें 40 से लेकर के 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और यह सबसे मुलायम होता है। और देखिए जितना अधिक कार्बन होगा उसकी ज्वलन की क्षमता अर्थात जलने की क्षमता ज्यादा होगी। कार्बन 95% ज्यादा जलेगा, इसमें 12 से कम और इससे बहुत ही कम जलेगा। और जितना जलेगा यहाँ समझिएगा, जितना जो कोयला जलेगा उतना ही कम धुआं देगा। तो सबसे कम धुआं देता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस उससे भी कम और उससे थोड़ा ज्यादा देता है कोई मतलब जो है आपको धुआं, और लिग्नाइट कोयला जलने पर सबसे अधिक धुआं देता है। अब चौथी बात करें हम, चौथा भी को है पीट कोयला। पीट कोयला, अब पीट कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है 20% होती है, अर्थात ये जो है सबसे कम उपयोगी कोयले में आता है। तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सरल है। 95% एंथ्रेसाइड में, 80 से 85% लगभग बिटुमिनस में, एंथ्रेसाइड में 40 से 55% और इसके केवल 20%। तो आपको ये डाटा याद करना है। मैंने आपको बताया कि कोयले का वर्गीकरण कार्बन की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं भारत में कोयले का वितरण, अर्थात कोयला किन किन स्थानों पर विशेष रूप से पाया जाता है। तो हम बात तो कोयले का देखिए, तो हम बता सकते हैं भारत में कोयले का उत्पादन। तो आप टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा मैं देख लेता हूं कि आपका वीडियो ऑन है कि नहीं। तो हम बात करते हैं भारत में कोयले का उत्पादन। तो भारत में जो कोयले का उत्पादन है सर वो 1774 में शुरू हुआ। अब 4.7% विश्व के उत्पादन का भारत उत्पादन करता है। अर्थात अगर हम 100% में गणना करें तो 100% में 4.7% कोयले का उत्पादन भारत करता है और कोयला जो है 67% ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। थोड़ा जल्दी से टॉपिक करते हैं, को पूरा करता है। अब
हम बात करते हैं कोयला उत्पादन क्षेत्र। अब कोयला उत्पादन क्षेत्र की बात करें, कोयला उत्पादन क्षेत्र में तो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, में पाया जाता है। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। बाकी पश्चिम बंगाल में कहाँ पाया जाता है उसका भी प्लेस है, तो इतना ज्यादा चित्रकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद करिए भारत में कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र या राज्य कौन कौन से हैं। और भारत में जो सबसे पहले अगर कोयले का उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, उसके बाद आपका झारखंड आता है, फिर बाकी राज्य हैं। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात कर देखिए, अब आपका अगला टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैं आप लोगों से इतने कहूंगा कि आप इसे नोट डाउन करते जाइए। मैं सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद आपको बता दूं कि सेकेंड चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर को लिखाने का काम करूंगा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का। तो आप लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर कोर्स को पढ़ते जाइए ताकि मुझे आगे कोई समस्या ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।